नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परिवार और मित्र चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे खेल एवं कार्य। तो दोस्तों, खेल एवं कार्य चैप्टर का ये पहला वीडियो होगा और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को शामिल करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप आसान मान के और छोड़ देते हैं और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बना भी दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खेल एवं कार्य हेडिंग के रूप में डला हुआ है, तो दोस्तों खेल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप सभी लोग खेल से जुड़े हुए हैं, खेल को समझते हैं, खेलते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप पहले से ही भली भांति परिचित हैं। खेल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि खेल को खेल भावना से खेला जाए तभी वो खेल होता है। लेकिन यदि खेल को कमाई के जरिए से देखा जाए, यदि खेल को लाभ की दृष्टि से देखा जाए, तो खेल फिर कार्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसा आप देखेंगे कि बहुत सारे खेल जिनका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, पैसे रुपए कमाना, तो दोस्तों वो खेल के अंतर्गत फिर नहीं आएगा, उसको रखा जाएगा अपने कार्य के अंतर्गत। तो आगे चलकर हम खेल और कार्य में अंतर भी समझ लेंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य रहेगा खेल को समझना। दोस्तों, जैसे आप इसको डेफिनेशन के रूप में देख रहे हैं, तो देखेंगे कि खेल रचनात्मक कल्पना शक्ति एवं शारीरिक क्रिया का एक मिश्रण है। यानी कि दोस्तों, खेले जाने वाले खेल में आप देखेंगे कि उसमें अपना मस्तिष्क भी, माइंड भी यूज होता है, उसमें हमारी कल्पना शक्ति भी काम करती है। जितने अच्छे तरीके से हम कल्पना कर सकेंगे, हमारा खेल उतने अच्छे तरीके से खेला जाएगा। इसके बाद शारीरिक क्रिया, यानी कि शारीरिक क्रिया के बिना तो खेल संभव ही नहीं है, शारीरिक क्रिया का होना जरूरी है। तो आप इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैकडूगल ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है खेल का, गेम का, कि खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया है। यह एक निरुद्देश्य क्रिया है, यानी कि इस क्रिया का कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दोस्तों, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य लेके लोग चलते हैं। जैसे कि ओलंपिक खेल देखो, जैसे कि हमारे भारत में होने वाले खेल, जैसे कि लीग खेल और भारत में खेले जाने वाले सभी खेल, तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य तो यही रखेगा कि लोगों को एक साथ भावनाओं से जोड़ता है। यानी कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत का जैसे मैच चल रहा है, तो पूरा भारत देश और पूरा देश उसमें आंखें गड़ाए देखता रहेगा कि आखिर रिजल्ट क्या ना है। यानी कि सभी लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। इसके बाद सभी देशों का आपस में क्या होता है, तालमेल होता है। यानी कि एक दूसरे से पहचान बढ़ती है, एक दूसरे से पहचान बढ़ती है और एक दूसरे में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हो गई कुछ खेल की डेफिनेशन। खेल को आप लोग खेल से परिचित ही हैं, कितना डेफिनेशन के रूप में बताएंगे। चूंकि जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पकड़ता है, उन पर यदि चर्चा करें तो देखेंगे कि इसकी विशेषता पर चर्चा करना होगा और उसके लिए हमें विशेषता पर चर्चा करना होगा कि खेल की विशेषताएं क्या हैं। तो आप देखेंगे कि ईबीएस एक समेकित शिक्षा के अंतर्गत रखी गई है और बच्चों को केंद्रित रख के किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि खेल जो है शिशु शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। दोस्तों, इसको रट ही लेना है कि खेल शिशु शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। यानी खेल के द्वारा पढ़ाई करवाना। दोस्तों, एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति में भी देखिएगा कि खेल को अहम भूमिका दी गई है, यानी कि अहम रोल दिया गया है। और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल को स्कूल में प्रोत्साहन करने के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन दिया गया है। तो खेलों का विशेष महत्व होता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान केंद्रित रखता है। ये क्रो महाशय ने कहा है कि जो खेल है वो बच्चे के ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है, यानी कि बच्चे को ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। इसके बाद उसकी रुचियों को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों,
यदि इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इसका होगा कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करता है। बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करता है। जैसे कि दोस्तों किसी टीम में एक बालक है और वो उनका नेतृत्व करता है, मतलब उसमें नेतृत्व का गुण आ रहा है। इसका मतलब बालक की मूल प्रवृत्ति क्या हो गई? बालक की मूल प्रवृत्ति नेतृत्व करने की है। तो दोस्तों खेल से बालक की मूल प्रवृत्ति का शोधन होता है और मूल प्रवृत्ति बालक की उभर कर आती है। मूल प्रवृत्ति बालक की उभर कर आती है। और इसी में देखें तो बालक कोई जो टीम में है, एक बालक होगा जो पूरी टीम की निगरानी कर रहा होगा। उसको पता होगा कि कौन सा बालक गलती कर रहा है खेल में, कौन सा बालक अच्छे से खेल रहा है, तो उनको निर्देशित करने का काम करेगा कि आपकी यहाँ गलती हुई है, आप अच्छे से खेल रहे हैं। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति का शोधन होता है खेल के द्वारा। इसके बाद इसकी अन्य विशेषता की चर्चा करें तो देखेंगे कि जन्मजात एवं समान अभिवृत्ति है। यानी कि दोस्तों खेल जो है उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है, खेल जन्मजात प्रवृत्ति है। यानी कि बालक जन्म लेते ही खेल को सीख जाता है, खुद से खेलने लगता है और जैसे ही बड़े होता है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तो दोस्तों जो खेल है वो एक क्या है? सामान्य प्रवृत्ति है और जन्मजात प्रवृत्ति है। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कि खेल बालक के सर्वांगीण विकास का सूचक है। यानी कि उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक विकास, है ना, उसके अभिव्यक्ति के विकास आदि का उस पर क्या होता है? आदि के विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों खेल सर्वांगीण विकास का सूचक है। खेल सर्वांगीण विकास का सूचक है। यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है कि खेल की महत्ता क्या है, तो एक पॉइंट बनाया गया था, खेल सर्वांगीण विकास का सूचक है। यानी कि बालक के सभी पक्षों का विकास खेल से होता है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चे को अनिवार्य खुद को व्यस्त एवं जात पात अमीर गरीब ऊंच नीच भाव से ऊपर उठाता है। यानी कि खेल जो है बच्चों को अनिवार्य है, बच्चे को अनिवार्य रूप से खेला जाना चाहिए। बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए कि वो खेल में भागीदार बन सके या खेल खेल सके। तो बच्चों को अनिवार्य रूप से खेल की शिक्षा दी जानी चाहिए या खेल खेलने में प्रोत्साहित करना चाहिए, जो खेल बालक को खुद में व्यस्त रखता है, बालक को खुद में व्यस्त रखता है और बालक को जात पात अमीर गरीब ऊंच नीच भाव से ऊपर उठाता है। यानी कि एक सामाजिक स्थिति उसके मन में पैदा होती है और इन सब चीजों का बालक को लाभ होता है। तो दोस्तों बालक को कभी खेल से मना नहीं करना चाहिए। हाँ, बालक के परिवेश पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि बालक कैसे लोगों के साथ खेल रहा है, बालक किन लोगों के संपर्क में है। यदि अच्छे लोग हैं तो ठीक है, यदि बुरे लोगों के संपर्क में है तो उसको तुरंत माता पिता को अलग कर देना होता है। दोस्तों इसके बाद इस पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि आकस्मिक संगठित भागीदारी खेल की भावना से ही आती है। यानी खेल से ही बच्चा सीखता है। आप देखेंगे कि यदि गेम चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यदि कोई ऐसा प्रश्न फंस गया तो बच्चे अचानक से संगठित हो जाएंगे, सभी मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे। इसका मतलब बच्चों में आकस्मिक यानी कि तुरंत संगठित होने का गुण आ जाता है और यही चीजें उनके भावी भविष्य में काम आती हैं। यानी कि संगठन भावना का क्या होता है? विकास होता है और उसमें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जागृत हो जाती है। दोस्तों माओ त्से तुंग एक चीन के महान नेता हुए हैं और उनने कहा है कि पहले सेहत बाद में पढ़ाई, पहले सेहत बाद में पढ़ाई। यानी कि सेहत किससे आएगी? खेल से आएगी। तो अच्छे खेल से आएगी और अच्छे भोजन से आएगी। तो माओ त्से तुंग ने कहा है कि बालक को अच्छा पोषण और अच्छा खेल यानी कि उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके बाद पढ़ाई में ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे इधर तो कुछ अलग ही सिस्टम चलता है, बालक को खेलने नहीं दिया जाता। यदि बालक खेलने जाता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि बालक बिगड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर कोटेशन चलता है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये हमारे इधर का एक अच्छा कोटेशन है जिसको लोग प्रेरणा मानते हैं। तो दोस्तों ये सर्वदा गलत है। बच्चों को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास पर खेल का विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये हुई खेल की विशेषताओं की चर्चा, लेकिन आगे इसके महत्व की यदि चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व ही है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किसी न किसी पॉइंट से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा
कि ईबीएस की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं जिसमें ईबीएस को एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए एवं आल टेट एग्जाम के लिए ईबीएस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। दोस्तों यदि ये आपका काम का नहीं है, यदि कोई इसमें समझता है कि हम महारत हासिल किए हैं, महारथी हैं, तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो वास्तव में कमजोर हैं, जिनको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है, या ऐसे लोगों को जो शहरों से दूर हैं, जो शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या लंबी फीस नहीं जमा कर पाते हैं, या मोटी रकम कोचिंग में नहीं दे पाते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि उन लोगों को तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वो घर बैठे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, हमारे भाई बहन इससे लाभान्वित हो सके। और यकीन करिए दोस्तों कि यही चीजें आपको पेड क्लास में दी जाती हैं, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वहीं उन्हीं से 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं हमारे ऐसे भाई बहन जिनकी पहुंच शहरों तक नहीं है, वो इससे वंचित हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि गांव में भी बीएड डीएड करे हुए बैठे हैं, फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन पता चला क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं की। लास्ट में एक ही आंसर उनका निकल के आता है कि पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, टेस्ट नहीं निकल पाया है, काश हमने पढ़ाई कर ली होती, काश हम शहर चले गए होते। तो दोस्तों ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं जो आज अपने बच्चों को शहर में भेजने से हिचकिचाते हैं, ऐसी लड़कियों को शहर में भेजने से हिचकिचाते हैं। तो ये वीडियो, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बाहर नहीं जा सकते, मोटी रकम पे नहीं कर सकते हैं और कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भविष्य भी सुनहरा हो सके और वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे खेल के महत्व के बारे में। तो बालक में पहला इसका पॉइंट होगा कि बालक में भावनात्मक प्रबलता, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, अभिव्यक्ति आदि के गुण आते हैं। किससे? खेल से। यानी कि हम एक पॉइंट इसमें लिख चुके हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास पर खेल का विशेष महत्व है। यह खेल सर्वांगीण विकास का सूचक है। तो दोस्तों बालक की भावनात्मक रूप से प्रबलता आती है, बालक में मानसिक रूप से उसका विकास होता है, सोचने समझने की क्षमता आती है। इसके बाद शारीरिक विकास यानी कि दौड़ धूप करेगा, खेलेगा तो उसकी मांसपेशियां, उसका शरीर दृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। सामाजिक विकास भी होगा, यानी कि जब बालक खेल खेलेगा तो देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एक टीम में संगठित होंगे और उस टीम में खेल होगा तो उसमें सामाजिकता की भावना भी आएगी और टीम की भावना का भी गठन होगा। इसलिए दोस्तों बालक के जीवन में खेल का बहुत ही महत्व है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले महत्व की बात करते हैं तो देखेंगे कि कठिन परिस्थितियों से निपटने के तरीके भी बालक को आते हैं। यानी कि गेम में देखिएगा कि कितनी सारी परेशानियां जाती हैं, खेल खेलते खेलते तरह तरह के विचार माइंड में आते हैं और तुरंत निर्णय लिया जाता है खेल में। यदि तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो वो बच्चा खेल से बाहर हो जाता है। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि कठिन परिस्थितियों से निपटने के तरीके भी बच्चे में आते हैं और उसके गुणों का विकास होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, नियमों का पालन। यानी कि हर खेल का एक रूल होता है, हर खेल का एक नियम होता है और जब बच्चा वही खेल बार बार खेलता है तो उसमें नियम के पालन की दृढ़ता आ जाती है और वो अपने जीवन में भी इसको आत्मसात कर पाता है। यानी कि नियमों के पालन का भी गुण आता है। अच्छे मूल्यों का विकास। दोस्तों खेल के द्वारा बालकों के जो मूल्य होते हैं या व्यक्ति का जो मूल्य होता है उन मूल्यों पर निखार आता है। यानी कि किसी व्यक्ति का मूल्य है, जैसे कि झूठ ना बोलने का मूल्य, यह भी एक मूल्य में शामिल किया जाता है। दोस्तों खेल में बालक को झूठ ना बोलने के मूल्य में निखार आता है या उसको सच्चाई बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है ना। यदि उसने कहीं गलत बोल दिया तो उसको धिक्कारा जाएगा, उसको खेल से बाहर किया जाएगा और वो अपनी गलती को स्वीकार करके आगे से ऐसा न करने का क्या लेगा, शपथ लेगा खुद में। इसलिए दोस्तों अच्छे मूल्यों का विकास भी होता है। इसके अगले महत्व की बात करें तो टीम भावना का विकास होता है। यानी कि एक टीम में, यानी कि कई सारे लोग एक साथ रहकर काम को कैसे करते हैं, वो टीम भावना का भी विकास बालकों में होता है खेल के द्वारा। चरित्र निर्माण में योगदान। यानी कि जिस प्रकार से आप खेल भावना का
जिस प्रकार से आप खेल में प्रदर्शन करेंगे, खेल की टीम में प्रदर्शन करेंगे, समाज में उसका छाप छूटेगा और वो आपके चरित्र निर्माण में योगदान देगा। अगला महत्व है दोस्तों इसका तनाव से दूरी। स्वाभाविक रूप से बच्चा इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको किसी प्रकार का टेंशन रह ही नहीं जाता है और वो तनाव से मुक्त हो जाता है। दोस्तों इधर सिर्फ बच्चों की या बालकों की बात नहीं हो रही है, बड़ों की, बुजुर्गों की या वयस्कों की भी बात हो रही है कि यदि कोई बालक, यदि कोई वयस्क खेल में व्यस्त हो जाता है तो आप देखेंगे कि उतने समय के लिए उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है सिर्फ खेल में और तनाव से वो दूर हो जाता है। इसके बाद अगले इसके पॉइंट की बात करते हैं तो ऊर्जा और ताकत का अनुभव भी होता है, यानी कि दोस्तों खेल में शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यायाम होता है खेल के द्वारा, तो स्वाभाविक है इसमें ऊर्जा की अनुभूति, ताकत की अनुभूति होती है। इसके बाद सामाजिक लगाव भी बढ़ता है। आप देखेंगे देश और देश की टीमों का जब आपस में क्या होता है, लीग होता है, ये मैच होता है, तो उसमें पूरा देश जुड़ा रहता है एक दूसरे से भावनात्मक रूप से। लेकिन आप देखेंगे कि एक गांव का दूसरे गांव से जब मैच होता है तो उसमें देखेंगे कि एक गांव के लोग अपनी टीम का पक्ष करते हैं, दूसरे गांव का लोग अपनी टीम का पक्ष करते हैं, यानी कि उस गांव की सामाजिकता से उस गेम का पूरा लगाव हो जाता है और टीम में खेलने वाले सभी लोगों के प्रति समाज का लगाव बढ़ जाता है। इसलिए सामाजिक लगाव भी खेल की भावना से आता है और खेल की भावना से आता है और खेल से आता है। दोस्तों इसके अन्य महत्व की बात करें तो देखेंगे कि खेल से पाचन, रक्त का संचार, मांसपेशियों में हड्डी की कसरत भी होती है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि खेल में दौड़ धूप होती है, खेल मानसिक रूप का भी होता है, खेल शारीरिक रूप का भी होता है, तो हर प्रकार का लाभ खेल से होगा। यानी कि पाचन, रक्त का संचार, मांसपेशियों में हड्डियों की कसरत हो जाती है। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, यानी कि डेली कसरत होगा, रक्त का संचार अच्छा रहेगा, मांसपेशियां और हड्डियां सुदृढ़ होगी, पाचन शक्ति आपका बेहतरीन तरीके से होगा, तो स्वाभाविक है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना ही बढ़ना है। आगे बात करें तो फेफड़ा भी इससे साफ होते हैं, फेफड़ों की सफाई होती है, फेफड़ा सुदृढ़ हो जाते हैं। दोस्तों एक धावक है, कोई दौड़ कर आ रहा है 2 किलोमीटर, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उसको हांफियां आ रही हैं। इसका मतलब आधा किलो फिर से अंदर खींचता है हवा, आधा किलो बाहर तुरंत छोड़ता है हवा। उस हवा के द्वारा फेफड़े का कसरत होता है, यानी कि फेफड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा है, दिल भी हमारा, हार्ट भी हमारा जल्दी जल्दी काम कर रहा है, यानी कि हार्ट का भी कसरत हो रहा है और फेफड़ों का भी कसरत हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें महत्व की, तो निर्णय लेने की क्षमता, पहले ही बता चुके हैं कि खेल भावना से ही विकसित होती है, खेल से निर्णय लेने की क्षमता आती है। एवं खेल में शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस चैप्टर का, खेल एवं खार चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा खेल में शिक्षा। आपसे मैंने बताया भी है कि एनसीएफ 2005 में और 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी खेल में शिक्षा को शामिल किया गया है। और इससे भी बड़ी बात और इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट कि बच्चों को खेल भावना से जोड़ा जाना चाहिए एवं बच्चों को एक क्लास से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए। कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं और आने की संभावना भी रहती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य या नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, तो इससे बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और बालकों का बोझ कम करना, यानी बैग का बोझ कम करना, बालकों को प्रैक्टिकली बनाना, बालकों को बाहरी दुनिया से जोड़ना आदि एनसीएफ 2005 और 2020 जो शिक्षा नीति है उसके मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों आनंद और मनोरंजन तो खेल का मुख्य भाग है ही, यानी कि आनंद की अनुभूति होती है, मनोरंजन भी होता है, कब समय निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, तो मनोरंजन और आनंद भी खेल से ही आते हैं। दोस्तों ये देखा हमने खेल के महत्व और खेल की विशेषताएं और खेल का डेफिनेशन। इसके बाद हम चलेंगे खेल के प्रकारों पर। कभी कभी इनसे क्वेश्चन देख लिया जाता है, खासकर आप ध्यान रखिएगा कि यदि 1 से 5 तक के
यानी कि जूनियर लेवल या 1 से 5 तक का जो एग्जाम दिया जाता है, टेट एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, भूमिका निभाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा खेल किस प्रकार के खेल में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमें खेल के प्रकारों पर चर्चा करनी होगी, और खेल के प्रकारों पर सबसे पहले चर्चा किया है कार्ल ग्रूस ने। कार्ल ग्रूस महोदय ने खेलों के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करते हुए 5 प्रकारों की विवेचना की है और इनको महत्वपूर्ण खेल बताया हुआ है। तो खेल के प्रकारों पर यदि चर्चा करें तो कार्ल ग्रूस ने खेल के प्रकारों को 5 प्रकारों में विभाजित किया है। खेल के 5 प्रकार बताए हैं। पहला इसमें प्रकार है परीक्षणात्मक खेल, यानी कि जब बालक किसी वस्तु को देखता है तो वो उसको तरह तरह से उलट पलट कर देखता है, इस साइड से देखेगा, इस साइड से देखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो वही बालक उस वस्तु को पटक देगा। इसी का परिणाम होता है कि कुछ महंगी वस्तुएं भी बालक तोड़ देता है, लेकिन है तो बालक की उसको इतना समझ नहीं होता है। तो दोस्तों पहला जो प्रकार है वो है परीक्षणात्मक खेल, जिसमें बालक का वस्तु को उलट पलट कर देखना शामिल होता है, गौर से देखना शामिल होता है। दूसरा जो खेल का प्रकार है वो है दोस्तों गतिशीलता, यानी गतिशील खेल। तो इसमें दौड़ भाग, उछल कूद आदि आते हैं और इससे तो आप परिचित ही हैं। दोस्तों खेल का तीसरा प्रकार होगा रचनात्मक खेल, यानी कि आप देखे होंगे कि एक छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रेत से खेलते हैं। आप देखते हैं कि रेत में वो खोद कर बिल बनाते हैं, मिट्टी का रेत का एक घर बनाते हैं, मिट्टी के घरौंधे बनाते हैं, मिट्टी के गुड़िया बनाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे पहिए बनाते हैं। तो दोस्तों ये रचनात्मक खेल के अंतर्गत आता है। रचनात्मक खेल के अंतर्गत और भी आएगा, जैसे हवाई जहाज बना दिया जाता है, जैसे कागज का फूल बनाते हैं, कागज का हवाई जहाज बनाते हैं, कागज का पतंग बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के खेल आते हैं रचनात्मक खेल में। इसके बाद चौथे नंबर के खेल का जो प्रकार है वो है लड़ाई वाला खेल, यानी कि आप देखेंगे कि कुश्ती होती है, हॉकी है, मुक्केबाजी है, आदि खेल लड़ाई के खेलों में शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों कार्ल ग्रूस महोदय के अनुसार जो 5वां प्रकार है खेल का वो है बौद्धिक खेल, यानी कि बौद्धिक खेल के अंतर्गत ऐसे खेल जो मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं और मस्तिष्क का जहां पर काम होता है वो खेल कहलाते हैं कौन से? बौद्धिक खेल, जैसे कि शतरंज का खेल, जैसे कि चौपड़ का खेल और पहेलियां, जिसमें हमारे माइंड का यूज होता है। तो दोस्तों कार्ल ग्रूस के अनुसार ये हुए खेल के प्रमुख प्रकार। और यदि अन्य खेल के प्रकारों पर चर्चा करें तो फिर आप जानते ही हैं तरह तरह के खेल होते हैं। जैसे कि अन्य खेलों पर चर्चा करते हुए हम देखें कि इसका पहला पॉइंट होगा स्वतंत्र ऐच्छिक खेल, यानी कि हम बैठे हैं और गुनगुना रहे हैं, ये हमने मार्क कर लिया है और इसको बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, इसी में हमें मजा आ रहा है। तो ये क्या होगा? ऐच्छिक प्रकार का खेल होगा, स्वतंत्र रूप का खेल होगा, इसमें बच्चा अकेले ही खेलता है। इसके बाद दूसरा होगा झूठ मूठ का खेल। झूठ मूठ का खेल, यानी कि हम मान रहे हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ से ये लड्डू ऐसे खा रहे हैं, फिर ऐसे खा रहे हैं, फिर ऐसे खा रहे हैं, यानी कि लड्डू है नहीं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। ये होते हैं झूठ मूठ के खेल। इससे तो आप परिचित ही होंगे, प्रत्येक व्यक्ति इससे परिचित है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बालक रहा है और ऐसे खेलों से खेला हुआ है और उससे परिचित भी है। दोस्तों माता संबंधी खेल, यानी कि बालक माता से खेलता है, माता के नाक को छुएगा, बालक माता के कान को छुएगा, माता के बालों से खेलेगा और माता पे ही वो लगाव पूरा रखता है, बालक को अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। तो माता के साथ खेले जाने वाले सभी खेल माता संबंधी खेल के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगले खेल की चर्चा करें तो होगा संवेगात्मक खेल। दोस्तों आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे और वो अभिनय करेंगे कि ये मैं तलवार लिए हुए हूं, मैं महाराणा प्रताप हूं, लड़कियां कहेंगी मैं महारानी लक्ष्मीबाई हूं, मार दूंगी, ये करूंगी, ऐसा करूंगी। तो दोस्तों ऐसे अभिनय वाले खेल आते हैं संवेगात्मक खेल के अंतर्गत। संवेगात्मक खेल के अंतर्गत दोस्तों खासकर ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े बच्चे इन खेलों से तो परिचित ही होंगे, लेकिन खेल किसी क्षेत्र का मोहताज नहीं है, खेल तो हर क्षेत्र में खेलने जाने वाला है। शहरों में हो, सिटी में हो, बड़ी बड़ी महानगरों में हो, आखिर बालक तो बालक ही होता है, या ग्रामीण इलाके में हो, खेल इसी प्रकार से खेले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि
खेल से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं 2-3 वस्तुओं की चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि स्टाम्पू, यानी कि हमारी भाषा में बोले तो उसको ठप्पी बोलते हैं, यानी कि आप गोल गोलाकार का घिस घिस कर रगड़ कर पत्थर से बनाते हैं, यानी कि पत्थर को घिस घिस कर गोलाकार उसको बनाते हैं, वही ठिप्पी कहलाती है। इसके बाद अगली वस्तु है पिट्ठू, इसको गेंद और ठिप्पी को मिलाकर बनाया जाता है, ये पिट्ठू कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों घर घर का खेल, यानी कि गुड्डा गुड़ियों वाला खेल, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते रहते हैं, उनका शादी करवाएंगे, उनका विदा करवाएंगे, उनको अपना दोस्त बना लेंगे, साथ में लिटाएंगे, नहलाएंगे, उनका कंघी करेंगे, उनका तेल काजल करेंगे, हर प्रकार से उनको सजाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे खेल आते हैं घर घर के खेल में। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो खेल एवं कार्य के अंतर्गत आएगा खेल भावना। तो आपको इससे परिचित होना चाहिए कि खिलाड़ी में खेल भावना मुख्य होती है, जिसमें खिलाड़ी लिंग, रंग, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है और यही भावना राष्ट्रीय एकता का रूप लेती है। यानी कि दोस्तों हमारे खेल की टीम में किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति है तो उसमें भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसकी योग्यता के अनुसार उसको क्या दिया जाता है, पद दिया जाता है। अच्छा खिलाड़ी है, वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको फर्स्ट रैंक में रखा जाएगा, उससे कम अच्छा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति सेकेंड रैंक में रखा जाएगा। इसका मतलब टीम में या खेल में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो पंडित नेहरू यानी कि चाचा नेहरू ने भी एक शब्द कहा हुआ है, कोटेशन कहा है कि खेल खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। यानी कि खेल में सिर्फ खेल की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि टीम में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसे बालक को शामिल नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे बालक से बदला लेने के मनोवृत्ति से आया हो या बदला लेने की आकांक्षा से आया हो। तो सभी के लिए, जितने भी खेल खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक है कि वह खेल की भावना से खेले। दोस्तों ओलंपिक भावना की बात करें तो एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन, ओलंपिक का सुपर टेट का क्वेश्चन है कि ओलंपिक भावना क्या होती है। इसमें देखेंगे कि ओलंपिक भावना होती है कि सबसे महत्वपूर्ण जीतना नहीं बल्कि इसमें हिस्सा लेना है। आप ओलंपिक खेलों के बारे में जानते होंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे भी, ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो आप ओलंपिक भावना को याद रखिए, खेल भावना को याद रखिए। इसके बाद एक मैंने नोट बनाया हुआ है दोस्तों, और नोट में लिखा है कि खेल विधि से शिक्षण कराने वाली विधि का जन्मदाता, यानी कि खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने वाली विधि का जन्मदाता हेनरी कार्ल बेल कुक को माना जाता है। तो इसके आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि खेल विधि से शिक्षण कराने वाली विधि का जन्मदाता हेनरी कार्ल बेल कुक को माना जाता है। दोस्तों ये हुई खेल से कुछ मुख्य बातें। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्य में, चूंकि आप इससे भी परिचित हैं, कोई भी क्रिया जो की जाती है वो कार्य के अंतर्गत ही आती है, लेकिन खेल को भी कार्य में शामिल कर लिया जाता है, ये कार्य को भी खेल में शामिल कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर हम समझेंगे। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को यदि देखें तो होगा कि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया क्या है, कार्य के अंतर्गत आती है। यानी कि आपको पैसा रुपया कमाना है, आप कहीं सर्विस करेंगे, उद्योग धंधा करेंगे, तो किसमें आएगा, कार्य के अंतर्गत आएगा। दोस्तों इसके बाद मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि खेल को भी कार्य कहा जा सकता है जब वह धन कमाने के लिए हो, यानी कि ऐसा खेल जो धन कमाने के लिए खेला जा रहा है उसको कार्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, कार्य जिम्मेदारी है वयस्कों की, है ना, कार्य जिम्मेदारी है वयस्कों की, यानी कि कार्य कोई बच्चा नहीं करता, उसको किसी चीज का टेंशन नहीं रहता, उसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं रहता, उसको खाने पीने से, खाने की कमी है, अनाज की कमी, कोई मतलब नहीं होता। इसका संबंध होता है वयस्कों से, बूढ़े बुजुर्गों से। तो कार्य जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, यानी कि वयस्क काम धंधा करेंगे, व्यवसाय करेंगे, सेवा यानी कि सर्विस करेंगे, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, वयस्कों की है।
तो कार और खेल में थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया होगा। यानी कि दैनिक जीवन की चीजों को पूरा करने के लिए या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसको कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। खेल को भी कार्य कहा जा सकता है, लेकिन जब वह धन कमाने के लिए हो। दोस्तों अगला पॉइंट यदि देखें तो खेल बच्चों का जन्मजात अधिकार है, यानी कि कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की दी गई है और बच्चे जो हैं उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है, खेल से उनको कोई वंचित नहीं कर सकता। और यदि खेल से कोई बच्चों को वंचित करता है तो उसका दुष्परिणाम सामने निकल के आता है। बच्चे की मानसिक, शारीरिक और अभिव्यक्त वाले गुण निकल कर नहीं आ पाते और बच्चे में निखार नहीं आ पाता है। दोस्तों कार्य और खेल को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसमें कुछ अंतर दर्शाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस साइड कार्य है और इस साइड खेल है, दोनों में कुछ तुलना की गई है। तो चलिए तुलना करते हैं और समझते हैं खेल और कार्य में वास्तविक अंतर। सबसे पहले देखें कि कार्य की बात करेंगे तो ये मनोरंजन के लिए नहीं होता, किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती दोस्तों कार्य करने में। सब चाहते हैं कि मुझे रेस्ट मिले, मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन खेल में मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति होती ही होती है। इसके बाद कार्य का जो संबंध है वो वास्तविक दुनिया से होता है, वास्तविक जगत से होता है, लेकिन खेल का संबंध कल्पना शक्ति से होता है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें इनकी तुलना में तो देखेंगे कि आयु के साथ काम बढ़ता जाता है, कार्य बढ़ता जाता है, लेकिन खेल की प्रवृत्ति आयु के साथ बढ़ने से खेल की प्रवृत्ति घटती जाती है। यानी कि जितनी उम्र बढ़ेगी कार्य का प्रेशर बढ़ता जाएगा और खेल की भावना कम होती जाएगी, या आयु के साथ खेल घटता जाएगा। अगले पॉइंट की इसके बात करें तो अन्य लोगों को लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, सर्विस कर रहा है, धंधा कर रहा है तो उससे प्रॉफिट होगा अन्य लोगों को, घर के अन्य लोगों को भी प्रॉफिट होगा, है ना, परिवार के लोगों को प्रॉफिट होगा। इसके बाद उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं या उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन खेल में सिर्फ खेलने वाले को ही लाभ होता है, आनंद की प्राप्ति होती है खेल में, लेकिन आनंद की प्राप्ति जरूरी नहीं कि कार्य में भी आनंद की प्राप्ति हो। इसके बाद दोस्तों इसमें बंधन का अनुभव होता है, यानी कि कार्य में हमें बंधन की अनुभूति होती है, लेकिन खेल में बंधन की अनुभूति नहीं होती है, इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो कार्य बंद होने पर खुशी होती है ना। हर जगह कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, ये बालक हो, जैसे कोई काम कर रहा है और उसको अचानक से छुट्टी दे दी जाएगी, बस आपको 2 दिन काम नहीं करनी, फिर देखो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन गौर करिएगा कि यदि खेल को बंद करवा दिया गया तो बालक में क्रोध और गुस्सा आ जाएगा, आपसे रूठ जाएगा कि मुझे खेलने दो। इसलिए खेल को बंद करवाने से बालक में क्रोध और गुस्सा आता है, लेकिन यदि कार्य को बंद करवाया जाए तो लोगों में क्या होती है, खुशहाली आती है, लोगों में खुशी होती है। दोस्तों ये हुई खेल और कार्य की तुलना और ये हुआ खेल और कार्य चैप्टर से कुछ पॉइंट। ये वीडियो उम्मीद है ये जितना भी आपको समझाया गया होगा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में खेल प्राधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय खेल नीति आदि सब की चर्चा करने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।